हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पश्चिमी घाट के बारे में। इसमें हम जानेंगे पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट का आखिरकार निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट के पर्वतों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, यहाँ के प्रमुख दर्रों, पहाड़ियों के साथ साथ नदियों के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद पश्चिमी घाट से संबंधित सारी जिज्ञासाएं आपकी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए दोस्तों, यह आपके सामने है प्रायद्वीपीय पठार, और इसी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी हिस्से में जो पर्वतनुमा संरचना है उसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और इस पश्चिमी घाट के पास में जो मैदान है उसको पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। इसी तरह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में जो कटी छटी संरचना है पर्वतों की उसको हम पूर्वी घाट कहते हैं, और इस पूर्वी घाट के पास में जो मैदान है उसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है, इसी के साथ साथ पश्चिम तटीय मैदान क्या है और पूर्वी तटीय मैदान क्या है, यह समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कि पश्चिमी घाट की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। जब भारत उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था उसी समय अफ्रीका के पास में तनाव की वजह से दरार का निर्माण हुआ, और इसी दरार के कारण भारत का पश्चिमी हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया। तो यहाँ पर हमारे पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या पश्चिमी घाट हिमालय की तरह ही एक पर्वत है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। देखिए, हिमालय का निर्माण हुआ है दो प्लेटों के टकराने से, जबकि पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है दो प्लेटों के अलग होने से, दरार की वजह से। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर की वजह से हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर बलित पर्वत के रूप में या फोल्ड माउंटेन के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट का निर्माण दरार की वजह से एक हिस्से के ऊपर उठने की वजह से हुआ है। इसी वजह से इसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। जबकि हिमालय को क्या कहते हैं? बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन। इतना आपको समझ आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो पश्चिमी घाट कंटिन्यूअस माउंटेन है, जबकि पूर्वी घाट कटे छटे हैं। अब ये क्या कंडीशन है? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से पश्चिमी घाट से कई सारी नदियों का निकास होता है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो जब ये नदियाँ पूर्व की ओर बहती है तो यहाँ पर जो पर्वत होंगे उनको काट देगी। इसी वजह से पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं वो आपको कटे छटे देखने को मिलेंगे, जबकि पश्चिमी घाट की ओर कोई अधिक नदियाँ प्रवाहित नहीं होती, अपवाद के स्वरूप कुछ नदियाँ प्रवाहित होती है। इसी वजह से यहाँ पर आपको पर्वतों की एक निरंतर संरचना देखने को मिलेगी। इसकी हम विस्तार की ओर बात करें तो यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यदि हम नदी की बात करें तो तापी या ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई पूर्वी घाट से ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिमी घाट का एक हिस्सा ऊपर की ओर उठा है। यह हमने बात कर ली थी। कुछ और बात करें, देखिए पश्चिमी घाट पर्वत की जो ढाल है, अगर हम इसकी ढाल की बात करें तो यह अरब सागर की ओर 45 डिग्री है। इसको मैं आपको मैप से समझाता हूँ। देखिए, आपके सामने यह है पश्चिमी घाट का पर्वत और यह है पश्चिम तटीय मैदान। देखिए, पश्चिमी घाट का जो ढाल है ना, हमारे पश्चिम तटीय मैदान की ओर यानी अरब सागर की ओर 45 डिग्री झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं ना, डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि पश्चिमी घाट में पूर्व की ओर की ढाल की बात करें तो इसका जो ढाल है वह 9 से 10 डिग्री है। इसी वजह से यहाँ पर जो नदियाँ बहती है, इधर पूर्व की साइड जो नदियाँ जाती है वो आपके डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि डेल्टा का निर्माण क्यों होता है और एस्चुरी का निर्माण क्यों होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होती है, उसको भी हम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, लगभग दोनों समान हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यदि हम डेल्टा की बात करें तो जब कोई नदी समुद्र से मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है और गाद जमा करके त्रिकोणीय क्षेत्र बनाती है तो उसको डेल्टा कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब असली कहानी पर हम बात करते हैं। देखिए, जब कोई नदी समुद्र से मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है, मतलब मान लीजिए गोदावरी नदी है और आपके पूर्व की ओर बह रही है,
तो ये कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगी, ठीक है, और कई सारी गाद का निर्माण भी करेगी, ठीक है, और त्रिकोणीय क्षेत्र बनाएगी। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो यह आपको त्रिकोण के समान दिखाई देगा, मतलब त्रिकोणीय क्षेत्र ये नदियां बनाती है। जब कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है और त्रिकोणीय क्षेत्र बनाती है तो उसको हम डेल्टा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदियां। जबकि एस्चुरी क्या होती है, जब कोई नदी बिना शाखाओं के सीधे समुद्र में मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, एस्चुरी। कुछ उदाहरण हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा क्या एस्चुरी होती है और क्या डेल्टा होता है। मतलब एस्चुरी सीधे समुद्र में मिल जाएगी, कई शाखाओं में बटेगी नहीं, जबकि डेल्टा कई शाखाओं में बट जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करेंगे। देखिए पश्चिमी ढाल अधिक गहरा होने के कारण पश्चिमी तट पर सुगम्य बंदरगाहों का निर्माण हुआ है। देखिए जैसा कि हमने पहले देखा था, पश्चिमी घाट जो है उसका पश्चिमी ढाल आपके 45 डिग्री झुका हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर अधिक गहराई है। इसी कारण यहाँ पर बड़े बड़े जो जहाज हैं, कंटेनर है, वे आ सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होगा, बड़े बड़े बंदरगाह प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं। अगर हम और बात करें तो यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों का उद्गम होता है, लेकिन इनका ढाल पूर्व की ओर है, इसी वजह से इनका जो प्रवाह है वह पूर्व की ओर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सारावती, भरतपूजा जैसी नदियां हैं वह अपवाद स्वरूप हमारे अरब सागर की ओर गिरती है, मतलब इनका प्रवाह पश्चिम की ओर होता है। यदि हम पश्चिमी घाट को टुकड़ों में बांटें तो यह 3 टुकड़ों में बांटा जा सकता है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भागों में। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो इसका विस्तार तापी मुहाने से उत्तरी गोवा तक है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ है, उत्तरी भाग का तापी या ताप्ती मुहाने से उत्तरी गोवा तक। अधिकतर हिस्सा इसका दक्कन लावा से बना हुआ है और इसके उत्तर में अजंता और सतमाला की पहाड़ियां, जबकि दक्षिण में बालाघाट और हरिश्चंद्र रेंज विस्तारित है। इसी के साथ साथ कलसूबाई जो है वह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। और कलसूबाई किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतमाला पर्वत की। ये सब लोकेशन आपको इस वजह से दी गई है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सके और आपके माइंड में एक ही बार में सारी बातें बैठ सके। यदि हम बात करें मध्य भाग की तो इसका विस्तार उत्तरी गोवा से दक्षिणी नीलगिरी तक है। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें देखने को मिलती है और हमने उत्तरी भाग में देखा कि उत्तरी भाग दक्कन लावा से बना हुआ है। नीलगिरी हिल्स पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को मिलाती है। देखिए नीलगिरी पर्वत की यह आपको लोकेशन दिख रही होगी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिल रहे हैं। नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें तो इनका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। इसी के साथ साथ डोडाबेट्टा और मुकुर्ती तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों की ही 2 चोटियां हैं, जिसमें डोडाबेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूरा आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी आप पढ़ें तो आपको इसका यूज़ करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब बात करें दक्षिणी हिस्से की तो देखिए यह हिस्सा पालघाट दर्रे से मुख्य सह्याद्री से अलग होता है। देखिए पालघाट दर्रा कहाँ है, तो यह केरल में स्थित है। यहाँ से दक्षिणी हिस्से का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसमें अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स और अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ 3 प्रमुख है, जिनमें अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर या फिर 8842 मीटर है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको पूरा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है और आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं दक्षिणी हिस्से के बारे में। तो जो अन्नाईमुडी है, जो कि हमारी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की, ठीक है, उसी को हम दक्षिण भारत का एवरेस्ट या दक्षिण भारत का हिमालय भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यदि आप प्रायद्वीपीय पठार
जिसमें मालवा, मारवाड़ और कर्नाटक के पठार, बहुत सारे जो छोटे-छोटे पठार हैं, उनको लोकेशन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्रों की बात कर लेते हैं जो कि पश्चिमी घाट में है और हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अब सबसे पहले तो हम जानेंगे कि दर्रा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, दर्रा पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला एक सकरा मार्ग होता है, लेकिन यही मार्ग जब चौड़ा हो जाता है तो उसको हम घाटी कह देते हैं। दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच से जाने वाला एक सकरा मार्ग। इसको अंग्रेजी में माउंट पास कहा जाता है। जब ये चौड़ा हो जाएगा तो इसको हम घाटी कहते हैं। 3-4 दर्रे प्रमुख हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आप इनकी लोकेशन देखिएगा। देखिए, ये जो 2 दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे और इसके बाद पाल घाट और सेनकोट्टा, ये आपको केरल में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं थाल घाट दर्रे की, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हम बात करें भोर घाट दर्रे की, तो यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है। इसके बाद है पालघाट दर्रा, तो यह केरल में स्थित है और पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद है सेनकोट्टा दर्रा, यह भी केरल में ही स्थित है, लेकिन यह तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारे पूरे यहाँ पर दर्रे कवर होते हैं। इस तरह से हमने पश्चिमी घाट में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, सभी को विस्तार से कवर किया है। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।